Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते। जब से मैंने आईआर पढ़ना शुरू किया एंड आई एम अज्यूमिंग कि उससे भी पहले तो लगभग 15-20 साल से अगर हम बात कर रहे हैं, तब से अगर हम ऑब्जर्व करें, हमेशा जब भी कोई एस्केलेशन होता है, एस्केलेशन इन द सेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, कहीं ना कहीं ये जरूर डिस्कस किया जाता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। और आप अगर आपको याद हो तो जब साउथ चाइना सी में चाइना और यूएस के सबमरीन्स एकदम सामने आ गए थे, तब भी यही बात हुआ था कि भाई न्यूक्लियर वॉर होने वाला है और वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। जब इजराइल की बात होती है तब वहां पे भी अरे अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट वाइडर जियोपॉलिटिकल होने वाला है, कैंप्स बन गए और वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। एक समय पे एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, हमें ये बताया गया था कि वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा वो पानी और खाने के वजह से होगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एज वेल एज वाटर वॉर्स होंगे। एंड दिस वाज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वर्ल्ड वॉर 3 तो होना ही है। अब क्या रीजन है उस पर डिबेट हो सकता है। अब फाइनली ये टाइम आ गया कि एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कह लें या यूक्रेन के जो एक्स कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली हैज बिगन। आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद दिस वर्ड, वर्ल्ड वॉर। क्यों हमें हमेशा वही चीज पे इतना डिबेट करना है कि वर्ल्ड वॉर ही है। तो इस पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली में हम वर्ल्ड वॉर 3 में है, हैज इट ऑफिशियली बिगन, एंड क्या ये प्रोबेबिलिटी है वर्ल्ड वॉर होने का। क्योंकि इस पे भी एक नजर देना चाहिए कि दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन टुडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड दैट फेस्ड वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। अगर देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे कई सिनेरियोज हुए थे जहां पे अगर होना होता तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, गल्फ वॉर, ढेर सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। बट उससे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और ये समझते हैं क्या आखिर में हम वर्ल्ड वॉर 3 में हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सीरियस एनालिसिस, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने स्टूडेंट्स को कि क्या लगता है आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 3 में आप हैं। तो उसमें से एक स्टूडेंट कहता है कि मैम हमने इतना तो मुझे पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय था, लोगों को पूछना नहीं पड़ा था कि वो वर्ल्ड वॉर के में है कि नहीं है। सो इसी जवाब से आई रियलाइज कि यार इवन द मेजॉरिटी पीपल हैव टू बी टोल्ड कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया गिमिक है या एक अटेंशन सीकिंग गिमिक है। बट चलते हैं, लेट्स कम टू कॉन्टेक्स्ट एंड फैक्ट्स। तो जैसे कि प्रीवियस वर्ल्ड वॉर्स में हुए थे, इस बार भी 2 कैंप्स हैं एंड एक कैंप है जो कि डेमोक्रेटिक लीडर्स लीड कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, जेलेंस्की को, एंड इनका एक मिलिट्री ब्लॉक है नेटो। और नेटो का जो आर्टिकल 5 कहता है कि भाई अगर आपने एक कंट्री को अटैक किया, नेटो मेंबर को अटैक किया, तो सारे के सारे जुट जाएंगे आपको अटैक करने में। दे विल ऑल कम इन प्रोटेक्शन ऑफ दैट वन कंट्री। इंटरेस्टिंग बात है, आज तक उन्होंने यूक्रेन को नेटो मेंबर नहीं बनाया है, बट स्वीडन और फिनलैंड को बना लिया है, नए मेंबर्स हैं वो। बट यूक्रेन को कहा है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे जब तक हो पाएगा, बट नेटो मेंबरशिप अभी नहीं दे रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, ये जो नेटो का वन फॉर ऑल फॉर वन डज नॉट एक्सटेंड टू यूक्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यूक्रेन अपनी लड़ाई लड़ते रहे, बट हाँ, हम आपके साथ हैं जब तक हमारा इंटरेस्ट है। ऑन टॉप ऑफ इट, ये जो सारे कंट्रीज हैं, ये एक समय पे, जो नेटो कंट्रीज हैं, एक समय पे जब यूएस की हेजीमनी एकदम टॉप में थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर टू अबाउट 2010, क्योंकि 2010 के बाद राइज ऑफ चाइना शुरू हो जाता है एंड यू डू सी अ क्राइसिस इन दिस यूनिपोलैरिटी। बट ये जो फेज था उस समय पे नेटो ने मतलब हर वॉर में जाके एकदम वन स्ट्राइक विन जिसे कहते हैं ना, वैसा एक सिचुएशन क्रिएट जरूर किया था। चाहे आप गल्फ वॉर्स की बात कर लो, चाहे आप लिबिया इन्वेजन, चाहे आप अफगानिस्तान, तो एवरीवेयर देवर जो एजेंडा था वो डेफिनेटली वन स्ट्राइक पे था। नाउ
इस पर्टिकुलर रीजन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो अभी जो कॉन्टेक्स्ट की बात करें वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, एक तरफ जो नेटो अलायंस है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड द नेटो कंट्रीज आर डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ये सारे एक तरफ आते हैं। दूसरा तरफ कौन है? द एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसीज, ये भी हमें वेस्टर्न मीडिया ने ही नाम दिया है, एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसीज। क्या है, कौन कौन है इसमें? ऑफ कोर्स प्यूटिन तो है ही, दैट इज द लीडर ऑफ रशिया, क्योंकि वही लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ। सपोर्ट में कौन है? जी जिनपिंग फ्रॉम चाइना, आयतुल्ला फ्रॉम ईरान एंड किम जोंग उन फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। एंड ये सभी के सभी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एनिमी है। दे आर द बैड पीपल, राइट? दे आर द वंस हु डू नॉट फॉलो डेमोक्रेसी, दे आर द वंस हु आर illogically escalating the war, they are the ones who are irresponsible. So सारे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वेस्टर्न मीडिया में, ये इन्हीं के लिए यूज किया जाता है। एंड सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इन्हीं से इमर्ज हो रही हैं, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज ने एक्चुअली जाके यूक्रेन को इन्वेड किया। द प्रॉब्लम भी इन्वेशन तो ऐसे नहीं हुआ था, नेटो ने डेफिनेटली उस समय पे, आपको याद होगा कि काफी प्रोवोक किया था रशिया को, कि रशिया को ये स्टेप लेना पड़ा था। अब आते हैं कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना तो ऑब्वियस बात है, वेपन्स, मनी, जिस भी लेवल पे हो सकता है चाइना सपोर्ट कर ही रहा है। एंड इंटरनेशनली ऑल्सो चाइना इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे चाइना का फायदा वहीं पे चाइना है, बट रशिया के साथ ओपनली वो सपोर्ट कर रहा है टू टेक डाउन यूएस हेजेमनी। चाइना हैज अ लार्जर एजेंडा टू प्ले विद। ईरान की बात करें तो ईरान राइट नाउ नोज कि भाई अभी इंटरनेशनली कोई भी ईरान के साथ है नहीं। ईरान नीड्स पार्टनर्स, एंड ईरान के पास मोर्टार बॉम्ब से लेके ऐसे कई टेक्नोलॉजी है जो कि हाल ही में इजराइल के अगेंस्ट यूज भी किया गया है, जो रशिया को काम आने वाला है। तो ईरान हैज ऑल्सो काइंड ऑफ ओपनली सपोर्टेड दिस एक्सिस। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने तो अपने सोल्जर्स भी भेज दिए हैं रशिया में कि जाओ भाई लड़ लो वो भी। तो ये दोनों एक्सिस रेडी हैं, एक तरफ आपका डेमोक्रेटिक लीडर्स और एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसीज पे। अब दोनों में गेम चल रहा है। अगर आज के दिन आप देख रहे हो, कल शाम से कई प्यूतिन का भी एक इंटरव्यू आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंटरव्यू दे दिया है, जेलेंस्की का भी आ गया है, जहां पे तीनों ने कहा है एक दूसरे पे उंगली उठाते हुए कि भाई एस्केलेशन हो रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात हो रही है, वॉर की बात हो रही है। एंड यूक्रेन ने जब यूएस और यूके के दिए हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया है, तो रशिया ने भी रिटेलिएट किया है। एंड दोनों के पास अब कैपेबिलिटी है कि इसको और एस्केलेट किया जाए। बल्कि ट्रंप ने कहा है कि भाई इस चीज को अगर नहीं कंट्रोल किया जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी अ फॉली, कि यूएस जवाब देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें जो अगर आप देखोगे तो हाँ, पेपर में लगता जरूर है कि वर्ल्ड वॉर 3 या शुरू होने वाला है या होने वाला है, बट देयर आर सर्टेन लूप होल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट। क्योंकि अगर आप ऐसे वॉर सिग्नलिंग करते हो तो दूसरे कंट्रीज भी तो इन्वॉल्व हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये कंट्रीज ही आइसोलेटेड काम हो रही है एंड देयर आर नो सप्लाई चेन्स वर्किंग, देयर आर नो ट्रेड लिंक्स वर्किंग, देयर इज नो सब्सटैंशियल ग्लोबल साउथ। पिछले वर्ल्ड वॉर्स में ग्लोबल साउथ न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनका कोई आवाज नहीं सुन रहा था, बट इस बार ग्लोबल साउथ इज अ मेजर ब्लॉक एंड उनको there are nuclear countries in the global bloc, in the global south bloc, as well as they have bargaining chips. ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में वर्ल्ड वॉर 3 किया जा रहा है। एंड ये भी जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया था वैसे ही लड़ा जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी प्लेड आउट इन अ न्यूक्लियर वॉर और इन द बैटल फील्ड, क्योंकि आज के दिन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द कॉस्ट इज टू हाई। यहां पे आई वांट टू टॉक अबाउट क्लॉज़विट्ज़ का एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, जो माओ ज़ेडुंग का भी बहुत फेवरेट लाइन था कि पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड, राइट? नाउ व्हेन यू नो द कॉस्ट ऑफ द वॉर इज सो हाई, यू विल नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन। आप डराओगे, आप
चीखोगे, चिल्लाओगे कि हाँ भाई वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर है, आप ये बोलोगे कि भाई एक कदम और बढ़ाओगे तो हम ये कर देंगे, वो ये सारी चीजें होंगी, बट लास्ट जो फाइनल आपको अटैक करने के लिए निकालना पड़ेगा जब गन, वो नहीं होगा, बिकॉज द कॉस्ट इज टू हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वर्ल्ड वाइड एवरी कंट्री इज फेसिंग अ probability of recession right now except for few countries. US का financial situation is not good, UK is just come out of a recession, Russia is not doing good, China is having a debt crisis. हर जगह पे जब financial crisis चल रहा है, how can they afford a war? But the rebuttal is, इसके अगेंस्ट में जो जवाब आता है कि भाई जब सर्वाइवल पे बात आती है, क्या इस पे ये सब चीजों पे बात आएगी, बट अभी तक तो सर्वाइवल पे बात आई नहीं है. दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट. अभी तक सर्वाइवल पे बात जब आई नहीं है तो वर्ल्ड वॉर कहां से शुरू होगा? अभी तक जो सिचुएशन है सिर्फ डराने की बात हो रही है, डेटरेंस की बात हो रही है, रेड लाइंस बनाई जा रही है. और टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये तो पहले भी हो सकता था, बट ये अभी क्यों हो रहा है जब यूएस के इलेक्शन के अंडर पे डोनाल्ड ट्रंप हैज कम विक्टोरियस? Why is this timing so important? Because Donald Trump has said कि भाई he will try to negotiate and get this war to an end. He has come to a point कि भाई status quo maintain किया जाएगा, which basically means जिसका भी थोड़ा सा भी ज्यादा improved status quo रहेगा वही maintain किया जाएगा. So all of this is happening as a signaling. मैं बार बार ये word use करती हूँ क्योंकि यही होता है, राइट जब आप गाड़ी चला रहे हो, रोड रेज है, तो आप भी तो यही कहते हो ना कि भाई गुस्सा आ गया, मैं निकलो, ये करेंगे वो करेंगे. बट दैट रोड रेज, व्हेन यू आर काइंड ऑफ डूइंग इट, व्हेन यू आर काइंड ऑफ अटैकिंग, इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दैट रोड रेज टू एक्चुअली डूइंग सम हार्म. नाउ दैट ट्रांजिशन hasn't taken place yet. So unless that transition takes place, we are still in that deterrence mode. The second fact is that it's not going to be a repeat of World War I and World War II. The problem will not be solved in a battlefield. So, कैसे play out होगा? सबसे पहले तो critical infrastructures पे attack होंगी, धीरे धीरे एक country को choke किया जाएगा. There are many ways of doing it. आपका जो डेटा है, आपका जो ट्रेड है, आपके जो लोग जिस पे डिपेंडेंट है, उनको आप चोक आउट करते रहोगे, धीरे धीरे यू आर गोइंग टू बी एबल टू फिनिश अ कंट्री विदाउट शेडिंग अ ब्लड, राइट? वन ड्रॉप ऑफ ब्लड शेड नहीं करना पड़ेगा, बट यू कैन डिस्ट्रॉय अनदर कंट्री लाइक दैट. ये सभी कंट्रीज जानते हैं. तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इट इज जस्ट अ नॉइज बीइंग मेड. It is time that we take a step back and stop looking at a probability of World War III. Now, in this light, what is India's stand? Because, of course, leader of the global south, unka bhi, we have to understand what is India's stand. And बहुत ही डिप्लोमैटिकली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसको कवर किया है. उन्होंने यही कहा है कि सोल्यूशन बैटलफील्ड में नहीं मिलने वाला है, नेगोशिएटिंग टेबल पे मिलने वाला है. जितना डिले करोगे वो प्रॉब्लमैटिक होने वाला है. सेकेंड थिंग ही हैज टॉक्ड अबाउट इज दैट नेक्स्ट 5-6 साल काफी ग्रिम रहने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री बैकस्टेप नहीं लेगा, ये चलता ही रहेगा. डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. There will be a lot of bluffing, a lot of signaling of war. इसके वजह से पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पे इम्पैक्ट होगा, वर्ल्ड मूवमेंट पे इम्पैक्ट होगा, and there will be a grim time coming in. But that does not indicate that we are moving towards a war. And this is where the voice of the global south is important. Right? Without the global south, neither the NATO alliance nor the axis of autocracies can legitimize a war. They cannot come up and say कि हम सही थे, सामने वाला गलत था, क्योंकि अभी we are not talking about a huge section of the world which are newly independent countries. We're talking about a huge section of the world which is global south countries. They are the ones who are building the world economy today. So we cannot ignore that. With this, I hope you have been able to understand कि क्या चल रहा है. It's a fun time in geopolitics, excellent to observe, but I hope you can read between the lines
and enjoy what is happening in the world outside there. Till then, take care. I'll see you in the next one. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.